हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुटेक्निक। और आज हम बात करेंगे टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप सब अपने अपने कॉपी में इस चैप्टर का नाम लिख लें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जी हाँ, सो आज का मुद्दा क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या था हमारा? सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, profit and gains from business and profession and income from other sources. तो लास्ट क्लास में हमने ये फाइव हेड ऑफ इनकम हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज जो हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं वो उस चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने लास्ट क्लास बताया था ये 5 हेड्स ऑफ इनकम में बहुत सारे प्रोविजंस है, ये खुद में एक अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो राइट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और सिंस आप लोगों ने अपना हेडिंग लिख लिया, ये लिखने का ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो डायरेक्ट डिस्कशन पे आते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग ये समझते हैं कि हमारा हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इस हेड पे कौन से कमाई को हम डालेंगे इन ऑर्डर टू चार्ज आर टैक्स। तो हाउस प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब होता है बिल्डिंग। अगर सिंपल बात किया जाए तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग। अब बिल्डिंग चाहे रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, या फिर वेयरहाउस हो, या कुछ भी हो, बस बिल्डिंग का होना ज़रूरी है। तो हमने क्या सीखा अभी? हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो, रेसिडेंशियल हाउस हो, कोई ऑफिस बिल्डिंग क्यों ना हो, या फिर वेयरहाउस हो, तो ये सब हमारा हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा? इन सब बिल्डिंग से अगर कोई रेंटल इनकम जनरेट होता है, इन सब बिल्डिंग से अगर कोई रेंटल इनकम जनरेट होता है तो वो इनकम हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए, कौन से बिल्डिंग के इनकम को हम इस हेड में डालेंगे और कौन से इनकम को इस हेड में नहीं डालेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहला शर्त या कंडीशंस की बात किया जाए तो कंडीशंस ऑफ चार्जेबिलिटी जो है वो सेक्शन 22 बताता है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहला कंडीशन है देयर हैज टू बी अ बिल्डिंग, देयर हैज टू बी अ बिल्डिंग। दूसरा पॉइंट है द असेसी should be the owner of the building। और तीसरा पॉइंट है the building
should not be used for business benefits। जी हाँ, तो ये 3 कंडीशंस है, शर्त है जो हमें फॉलो करना है वाइल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? देयर हैज टू बी अ बिल्डिंग, मैंने उसका हाईलाइट कर दिया है। दूसरी बात तो ये है कि जो इंसान उस कमाई पे टैक्स पे करेगा, मतलब एसएससी, वो उस बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए। ही शुड बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। एंड तीसरी बात, इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस बेनिफिट्स, वो किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट से हमें क्या समझ आया? सबसे पहली बात तो ये है, क्या क्या कंक्लूड किए हम? वी कंक्लूडेड, अगर किसी वेकेंट लैंड से कोई इनकम या रेंटल इनकम जनरेट होता है, वेकेंट लैंड से रेंटल इनकम अगर जनरेट होता है, तो वो कमाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, वो इस हेड में नहीं जाएगा। अगर आपकी कोई भी कमाई वेकेंट लैंड से हो रही है एज रेंट अगर उससे मिल रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। दूसरी बात तो ये है कि अगर आप उस बिल्डिंग में कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो हमारे हाउस प्रॉपर्टी के हेड पे नहीं जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है, ये खिड़कियां हैं, ये गेट है, चलो, और ये एक इंसान है, उसने इस बिल्डिंग का एक फ्लैट रेंट पे लिया, फ्लैट रेंट पे लिया। तो ये इंसान कौन है? टेनेंट हुआ। अब यही टेनेंट किसी दूसरे इंसान को सबलेट कर दिया, मतलब दूसरे इंसान को रहने के लिए दे दिया। अब जाहिर सी बात है, ये इंसान इस इंसान को क्या देगा? रेंट देगा, और ये इंसान अपने लैंडलॉर्ड को रेंट देगा। मान लेते हैं एक्चुअल रेंट जो है इस बिल्डिंग का 10,000 है, और जिसको वो सबलेट किया है उसको वो 15,000 में सबलेट किया है। तो ये जब 15,000 देगा, जब ये 15,000 इसको देगा, तो 15,000 में से 10,000 तो वो लैंडलॉर्ड को दे देगा। तो बचा ये 5,000, ये क्या हुआ? ये इस इंसान की कमाई हुआ, ये इस इंसान की कमाई है। तो ये कमाई जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं इंक्लूडेड है, ये कमाई हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड नहीं है। तीसरा बात यह है, आप अपना बिल्डिंग को किसी बिजनेस एक्टिविटी, आप अपने बिल्डिंग को कोई बिजनेस एक्टिविटी के लिए नहीं रख सकते हैं। अगर आप कोई रेजिडेंशियल घर लिए हैं और अगर आप उसमें बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर कोई कमर्शियल बिल्डिंग लिए हैं और उसमें अगर आप बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है। अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस लिया, आप उसमें रहने के बजाय बिजनेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उससे जो रेंटल इनकम जनरेट होगा वो आपके हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी में, क्योंकि वो क्या है? वो बिजनेस की कमाई है। सिमिलरली अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग में अपनी कमाई कर रहे हैं
तो उसकी भी कमाई पीजीबीपी में जाएगा। इन शॉर्ट, आप कोई बिजनेस एक्टिविटी कर ही नहीं सकते हैं उस हाउस प्रॉपर्टी में, और अगर आप करते हैं और उससे रेंटल इनकम अगर आप एंजॉय करते हैं तो वो कमाई हाउस प्रॉपर्टी में जाने के बजाय पीजीबीपी में जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो चार्जेबिलिटी बिल्कुल समझ आ गया। आइए आगे डिस्कशन करते हैं। अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी किसी फॉरेन कंट्री में होल्ड करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी कहाँ है? किसी फॉरेन कंट्री में, और फॉरेन कंट्री में आपने किसी को लेट आउट कर दिया, फॉरेन कंपनी में आपने क्या किया, उस हाउस प्रॉपर्टी को क्या किया, लेट आउट कर दिया। उससे जो रेंटल इनकम जनरेट होगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। सो आइए लिख लेते हैं, इफ एन एसएससी होल्ड्स अ हाउस प्रॉपर्टी in any foreign country and let out the same to earn rental income, then that income is charged under the head income from house property। तो मैंने ये पॉइंट लिख दिया है, आपसे समझे मैंने क्या कहा। अगर कोई एसएससी कोई हाउस प्रॉपर्टी किसी फॉरेन कंट्री में होल्ड करके रखता है और वो हाउस प्रॉपर्टी को उसने क्या किया, किसी को लेट आउट कर दिया, उससे वो रेंटल इनकम एंजॉय करेगा। भले ही वो इंडिया में रहता है, हाउस प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्री में है, रेंट तो मिलता है, तो उस पर वो इंडिया में टैक्स पे करेगा, टैक्स इंडिया में भरेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक और डिस्कशन है। मान लीजिए एक कंपनी है डीएलएफ, ये कंपनी है डीएलएफ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। उसने इंडिया में कई जगह, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कई जगह उसने फ्लैट्स खरीद लिए। क्या खरीद लिए? हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिए। ऑल ओवर इंडिया हर सिटी में उसने हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया। क्यों खरीदा? अब एम्प्लॉय जो कोलकाता में पोस्टेड है, अगर इमरजेंसी ट्रांसफ़र हुआ टू दिल्ली तो वो कहाँ जाएगा, किस जगह रहेगा? रात को 3 बजे कंपनी ने कॉल किया अपने एम्प्लॉय को, उसने कहा कि जाओ तुम्हारा ज़रूरत दिल्ली में, तो क्या एम्प्लॉय क्या फ़ोन रख के बोलेगा भाई सोने दे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, उसको जाना ही पड़ेगा। तो वो बैग पैक करेगा, दिल्ली जाएगा। अब क्या दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड करते ही क्या उसे घर मिल जाएगी? नहीं। तो डीएलएफ क्या करता है, जो उसका हाउस प्रॉपर्टी है दिल्ली में, वो उसका एक रूम या फिर एक फ्लैट अपने एम्प्लॉय को अलॉट कर देता है और उसके बदले बहुत ही नॉमिनल रेंट वो लेता है अपने एम्प्लॉय से, बहुत ही नॉमिनल रेंट लेता है। तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि भाई डीएलएफ का कमाई हुआ, डीएलएफ रेंटल इनकम एंजॉय किया।
क्या उस केस में डीएलएफ की ये कमाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी कि नहीं जाएगी? मैं कहता हूँ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसने ये हाउस प्रॉपर्टी तो लिया है, लेकिन फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। क्यों लिया है? फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, ताकि उसके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसलिए उसने ये सब हाउस प्रॉपर्टी लिया है और वो अपने एम्प्लॉयज़ को देता है। जब एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र लेते हैं तो उससे जो रेंट वो एंजॉय करता है वो रेंट पीजीबीपी में जाएगा। मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बात सबको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले तो एक फॉर्मेट लिख लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ taxable income from house property for assessment year 16-17, previous year 15-16। मैं फॉर्मेट लिखा रहा हूँ। particulars amount। सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड इससे निकलता है हमारा नेट एनुअल वैल्यू। इसके बाद कुछ डिडक्शंस है। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% of NAV and subsection B interest on loan। जो भी अमाउंट होगा ये दोनों NAV से माइनस होगा और ये निकलेगा हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप लोगों ने ये फॉर्मेट कॉपी कर लिया? ठीक है, डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। प्लीज़ आप लोग इस फॉर्मेट को कॉपी कर लें, के ऊपर जो मैंने नोट्स लिखवाया है उसको कॉपी कर लें। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। अगर आपकी कमाई किसी वेकेंट लैंड से होती है, अगर आप रेंटल इनकम किसी वेकेंट लैंड से एंजॉय करते हैं, तो वो कमाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे जाएगा। अगर आप रेंटल इनकम किसी फर्नीचर से एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अगर आप रेंटल इनकम किसी प्लांट एंड मशीनरी से एंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी अदर सोर्सेज में जाएगा। इन शॉर्ट, जितना भी एसेट्स है, अगर उससे आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं, तो वो सब अदर सोर्सेज में जाएगा। सो एक प्रॉपर्टी जो है, बेसिकली 4 तरीके से उसका हम कंप्यूटेशन कर सकते हैं। उसका कंप्यूटेशन जो है
4 तरीके से हो सकता है, और हाउस प्रॉपर्टी को हम 4 कैटेगरी बांट सकते हैं। पहले तो लिखिए कैटेगरीज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहला कैटेगरी है प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल वो प्रॉपर्टी किसी ने लेट आउट कर दिया, यानी किसी को दे दिया रहने के लिए, और उससे पूरा साल रेंटल इनकम एंजॉय करता है। पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वेकेंट। मतलब उसका कुछ हिस्सा वो लेट आउट करके रखा है और कुछ हिस्सा वो खाली पड़ा है, वो प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। और चौथा है सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ये 4 कैटेगरी में हम लोग अपने हाउस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकते हैं, और चारों कैटेगरी का कंप्यूटेशन जो है वो डिफरेंट है। अब कितना डिफरेंट है? ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस है जो हम लोग को ध्यान में रखना है। तो आइए सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फर्स्ट कैटेगरी, सबसे पहली कैटेगरी। तो नोट कर लेते हैं रोमन 1 प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल प्रॉपर्टी क्या है? लेट आउट है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस चीज को समझने से पहले कुछ टर्म्स हम समझते हैं। सबसे पहला चीज हम समझते हैं ये ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है। ये ग्रॉस, अब कुछ टर्म्स है जो पहले मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, फिर मैं वापस ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे आऊंगा। तो सबसे पहला टर्म है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ये क्या है? रेंटल अर्निंग्स कैपेसिटी as estimated by municipal corporation। rental income capacity of a house property as measured by municipal corporation। अब जाहिर सी बात है, हर सिटी में एक पॉश इलाका होता है और एक बैकवर्ड इलाका होता है। सो दोनों एरियाज का जो रेंट होता है वो डिफरेंट होता है। अब जैसे कलकत्ते में पार्क स्ट्रीट जैसा एरिया वो क्या है? एक्सपेंसिव है। वेयर एज अगर हम कहीं दूर चले जाए, राजरहाट एरिया चले जाए जो इतना डेवलप नहीं है एज कम्पेयर टू द मेन सिटी, तो वो क्या है? वहाँ का रेंट क्या है? वहाँ का रेंट क्या होगा? कम होगा एज कम्पेयर टू पार्क स्ट्रीट। तो वो होता है आपका म्युनिसिपल वैल्यू। अब म्युनिसिपैलिटी जो है हर एरिया का रेंट कैपेसिटी के हिसाब से उस जगह का दाम रखती है, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा
फेयर रेंट। ये फेयर रेंट क्या होता है? रेंटल अर्निंग कैपेसिटी एज एस्टिमेटेड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर। as estimated by इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अभी हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो एस्टिमेट, एक अंदाज़ा लगाता है कि इस बिल्डिंग का क्या रेंट होना चाहिए। एक तरफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो एक अंदाज़ा लगाता है या मेजर करता है कि उस घर का जो एक पर्टिकुलर एरिया में है उसका क्या रेंट होना चाहिए, वो क्या हो गया? ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट क्या होता है? इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का अंदाज़ा या एस्टिमेट करता है कि उसका रेंटल इनकम क्या होगा अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया में है। और स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट होता है रेंटल अर्निंग कैपेसिटी एज एस्टिमेटेड बाय द कोर्ट। rental earning capacity as estimated by the court। ठीक है, रेंट कंट्रोल एक्ट, कभी सुने इसका नाम? अब रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से कोर्ट जो रेंटल अर्निंग कैपेसिटी जो डिसाइड करता है, एस्टिमेट या अंदाज़ा लगाता है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। तो अब वापस डिस्कशन में आते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो बेसिकली हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो हमारा जीएवी क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? इट इज हायर ऑफ एस्टिमेटेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। सो एक्चुअल रेंट रिसीव तो समझ आ गया, पूरे साल में मैं कितना रेंट रिसीव कर रहा हूं, एक्चुअली प्रैक्टिकली मैं कितना रेंट रिसीव कर रहा हूं, वो तो ये हो गया। अब ये एस्टिमेटेड रेंट क्या होता है? सॉरी, एस्टिमेटेड रेंट नहीं, ये एक्सपेक्टेड रेंट है। एक्सपेक्टेड रेंट, ये कह रहा है एक्सपेक्टेड रेंट, सॉरी। एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट इज सिंपली हायर ऑफ ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। मैंने पिछले पेज में मैंने डिस्कशन किया था, क्या है ग्रॉस एनुअल वैल्यू? इट इज द हायर फिगर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव, दोनों में से जो हायर होगा वो मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। बट एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट मेरा क्या है? हायर ऑफ ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। ठीक है, बट द अबव रिजल्टिंग फिगर should be lower than the standard rent। कुछ बात समझ नहीं आया। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रेंट। तो सबसे पहले हम अपने हाउस प्रॉपर्टी का ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू
और फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से जो हायर होगा उसको हम कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड रेंट से। इन दोनों, ये जो रिजल्टिंग फिगर है, रिजल्टिंग फिगर, इस रिजल्टिंग फिगर को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? स्टैंडर्ड रेंट से। अब इन दोनों में से जो लोअर होगा वो मेरा कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। होप आप लोग को बात समझ में आया होगा। फिर से एक और बार हम क्या सीखें? सबसे पहले हमें ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करना होगा। उन दोनों में से जो हायर अमाउंट आया, जो हायर फिगर आया, उस फिगर को हम कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड रेंट से। अब देखना है स्टैंडर्ड रेंट से क्या वो ज़्यादा है या कम है। दोनों में से जो लोअर फिगर होगा उस लोअर फिगर को हम कंसिडर करेंगे और वो मेरा होगा एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट को अब हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इससे कंपेयर किया जाएगा। और इन दोनों में से जो मेरा हायर होगा वो कहलाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात समझ में आई? आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए अब कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू ₹75,000 है। फेयर रेंट ₹85,000। स्टैंडर्ड रेंट ₹50,000। अब बताएं एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? बेसिकली म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो हमें हायर कौन सा दिख रहा है? 85,000। अब हम कंपेयर करेंगे 85,000 को विथ माई स्टैंडर्ड रेंट जो क्या है 50,000। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से जो लोअर होगा वो मेरा होगा एक्सपेक्टेड रेंट। क्या होगा वो मेरा? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या हुआ? 50,000। अब अगर मान लें यहाँ पर एक्चुअल रेंट 12 महीने का 12,000, ठीक है, पूरे साल का 12,000। अब इन दोनों में से जो हायर होगा वो क्या होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इस केस में हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? 50,000 है। आपको ये अच्छे समझ आया? तो आइए चलिए मैं कुछ सम्स देता हूँ, आप उसको अभी करेंगे अपने कॉपी में। आप चाहे तो उसको मेंटली भी कर सकते हैं। ये हाउस 1 है, ये हाउस 2 है, ये हाउस 3 है। $30,000 स्टैंडर्ड रेंट, 40,000 एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, 25,000, 30,000, 30,000, 21,000 और 24,000। $50,000, 49,000,
51,000, 30,000। तो आइए यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करते हैं और ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो हमने क्या सीखा? सबसे पहले हम निकालेंगे अपना एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। हायर कौन सा दिख रहा है हम लोग को? 30,000। 30,000 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। 30,000 और 40,000, विच एवर इज लोअर? 30,000 इज लोअर। सो 30,000 इज माई एक्सपेक्टेड रेंट. Now we compare 30,000 with 25,000, whichever is higher. So the higher thing is GAV. Similarly, house property 2 को करते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, दोनों तो सेम है, तो 30,000 ले लो, बात एक ही होगा. म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, 30,000. 30,000 and 21,000, which ever is lower. 21,000 is lower. 21,000 is expected rent. Now we compare 21,000 with actual rent received, whichever is higher. 24,000 is higher. GAV 24,000. फिर यहाँ आते हैं 50,000 और 49,000, whichever is higher. 50,000 is higher. 50,000 or 51,000, whichever is lower. 50,000 is lower. So 50,000 is my expected rent. Actual rent received कितना है? 30,000. तो 30,000 और 50,000, whichever is higher. 50,000 is higher, so 50,000 is my GAV. तो सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है. आप लोग रैंडम फिगर्स ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप लोग वाकई GAV निकाल पा रहे हैं कि नहीं. आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. अब हम बात करते हैं म्युनिसिपल टैक्स की. Simple. The actual amount of tax paid shall be deducted from GAV. Simple. आप जितना अमाउंट म्युनिसिपल टैक्स में पे करेंगे उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा. ठीक है. अगर आप 5,000 पे करें तो 5,000 डिडक्ट होगा. अगर आप 2,000 पे करें तो 2,000 होगा. बट इंटरेस्ट और पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन म्युनिसिपल टैक्स इज नॉट डिडक्टेबल. अगर म्युनिसिपल टैक्स पे आप कोई इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी पे करते हैं तो वो पेनल्टी डिडक्शन वो नहीं होगा एंड इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन. सो वी आर वेरी मच क्लियर विथ म्युनिसिपल टैक्स. क्या करना है? तो जाहिर सी बात है हम GAV सीख लिए, कैसे निकालते हैं अपने GAV. म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा NAV. अब जो हमारा नेट एनुअल वैल्यू NAV जो निकला, NAV का सीधा 30% हम माइनस कर देंगे. NAV का क्या? 30%. अब डिडक्शंस की बात करें, सो डिडक्शन इज अंडर सेक्शन 24. सबसेक्शन A किसका है? स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? 30% ऑफ NAV. अब NAV जितना भी निकले उसका 30% क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा. और सबसेक्शन B क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन. अगर आपने कोई लोन लिया है कोई हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए और अब तक आपने लोन रिपे नहीं किया तो जाहिर सी बात है आप पे इंटरेस्ट चढ़ेगा. वो इंटरेस्ट आप
उसका डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। अब ये दोनों डिडक्ट होकर के हमारा निकलता है नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। होप आप लोग समझ में आया हो। बट अगर एनएवी आपका नेगेटिव है, अगर मान लें एनएवी आपका नेगेटिव आता है, देयर वुड बी नो स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है। अगर आप कोई लोन लेते हैं फॉर रिपेयर या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए या कोई और खर्चा को बेयर करने के लिए, तो उस केस में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखें इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट वही लोन का है जो लोन आपने लिया है हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। ठीक है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं और आइए कुछ सम्स प्रैक्टिस करें। पहले इसी के ऊपर कुछ सम्स प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं पहले सम लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग compute income from house property situated in Mumbai। एक इलस्ट्रेशन है जो आपको एक क्लियर व्यू देगा। म्यूनिसिपल वैल्यू $80,000, फेयर रेंट 78,000। आप लोग चाहें तो सबको कॉपी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। स्टैंडर्ड रेंट 95,000, actual rent 1 lakh, unrealized rent 20,000, municipal tax 10%, repairs 15,000, interest on loan 5,000। आइए, ये हमारा सम है। अब इस सम का सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखिए। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। हमने क्या पढ़ा था? एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर। हायर क्या दिख रहा है? 80,000। ठीक है। सो म्यूनिसिपल वैल्यू इज व्हाट? 80,000, फेयर रेंट 78,000, whichever is higher, higher is 80,000। उसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। हमारा स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 95,000। सो इन दोनों का
लोअर फिगर क्या है 80,000। सो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा क्या निकला ₹80,000। अब बात करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। सो हमें रेंट कितना मिला, एक्चुअल रेंट है कितना 1,00,000, बट 20,000 रुपये हमको मिला नहीं, तो एक्चुअल में मिला कितना 80,000। 1,00,000 हमारा रेंट था, 20,000 हमें मिला नहीं, तो मिला कितना 80,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ये क्या है, दोनों सेम है, हायर लोअर का तो बात ही नहीं होता है। तो हमारा GAV क्या निकला, GAV इज 80,000। अच्छा, सिंस ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, चलिए इसे हम चेंज कर देते हैं। अनरियलाइज रेंट इज 10,000, इसको मैंने कट कर दिया, इसे मैंने कर दिया 10,000। आइए, तो यहाँ पर एक चेंज मैं करूँगा, यहाँ मैंने 10,000 कर दिया। सो अब हमारा जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वो हो गया 90,000। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर, सो 90,000 इज हायर, सो माई GAV इज गोइंग टू बी 90,000। ये चीज़ आप अपने वर्किंग नोट में दिखा देंगे, ये पूरा पार्ट। आइए फॉर्मेट के हिसाब से बिल्कुल सम करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, particulars, amount, जी हाँ। सो हमारा GAV क्या निकला, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या निकला 90,000। हमने उस पे म्यूनिसिपल टैक्स पे किया। अब यहाँ दुविधा ये है कि सवाल में म्यूनिसिपल टैक्स परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। अब ये परसेंटेज क्या अपने GAV से डिडक्ट करूँ, क्या अपने GAV के हेल्प से निकालूँ, यानी कि 90,000 का 10%, या फिर अपने म्यूनिसिपल वैल्यू। तो हमेशा याद रखिएगा, म्यूनिसिपल टैक्स अगर सवाल में परसेंटेज के फॉर्म में अगर दिया है तो हम हमेशा उसे अपने म्यूनिसिपल वैल्यू की हेल्प से निकालेंगे। मतलब क्या हुआ, 80,000 जो हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू था उसका 10%, मतलब 8,000। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना 8,000। मैंने डिडक्ट कर दिया और हमारा ये निकला नेट एनुअल वैल्यू विच इज़ 82,000। फिर डिडक्शंस है अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन A। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा 30%, तो आप इसको 30% निकाल लें। और इंटरेस्ट ऑन लोन ये कितना है 5,000, ठीक है। आप अगर इसका 30% निकालेंगे तो करीब, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, $24,600। तो मैं इन सबको डिडक्ट करता हूँ 29,600। अब ये माइनस करके जो भी आएगा
वो आपका होगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई बात आपको समझ में? जो भी अमाउंट आएगा वो क्या होगा? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग इस सॉल्यूशन को देखें और समझें। आप चाहे तो उसको कॉपी भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप उसको देखें, 2 मिनट समझें। मैंने कैलकुलेट करके निकाल दिया 54,400 जो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तो होप आपको ये सम समझ आ गया होगा। ये रहा आपका सम और ये रहा आपका सॉल्यूशन। होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फर्स्ट क्लास था। बहुत ही इजी क्लास था, ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत ही एलिमेंट्री हिसाब से मैंने पढ़ाया। बट जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस आएंगे। तो जब आप सेकंड क्लास फॉलो करेंगे तो प्लीज़ पहला क्लास को अच्छे से देख लें, समझ लें, तभी आप सेकंड क्लास को फॉलो कर पाइएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल है उस पर आप उस क्वेरी को लिख सकते हैं मुझे। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।